नेटवर्क को डिस्टर्ब आ गया था, डिस्टर्बेंस। हम आपको बता रहे थे लेक्चर में इनर्शिया ऑफ रेस्ट। हेलो, हाँ, कि गौर गाड़ी मोटर, अरे यार वो तो मैं ले आया। डाइट कर लो, डाइट तेल है करते हैं, पता नहीं किसी तेल है कि नहीं, डाइट करवा लो किसी। हाँ, जैसे हम आपको ये बता रहे थे पिछले लेक्चर में कि कोई ग्लास विंडो है, उस पर आप किसी बुलेट से मारो तो जब उस पर लगेगी तो उस पोर्शन को लेके मूव कर जाती है, बाकी चीज रेस्ट में रहना चाहती है। दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा इनर्शिया मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगी। जैसे मान लो किसी बस में आप बैठ करके चल रहे हैं, बस 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, बस मोशन में है, आप उसमें बैठे हैं, आप भी मोशन में हैं 60 की स्पीड से। यकाएक बस वाला सडनली ब्रेक लगा दे, सडनली, तो जितने भी पैसेंजर हैं वो सब आगे की तरफ झुक जाते हैं, आगे वाली सीट पर लड़ जाते हैं। क्यों ऐसा है? अरे भाई बस मोशन में थी, आप भी मोशन में थे, बस पर ब्रेक लगाया, वो तो रुक गया, लेकिन आप मोशन में हैं, मोशन में रहना चाहते हैं, इसलिए होगा क्या कि आप आगे की तरफ झुक जाएंगे। देखा होगा कभी कभी कोई स्पीड में चलती हुई बस अगर किसी पेड़ वगैरह से टकरा जाए, सामने से टकरा गई, तो जितने भी पैसेंजर होते हैं सब शीशा फाड़ करके बाहर आ जाते हैं, आगे फ्रंट में सब फ्रंट पे आगे गिरते हैं। दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। लॉन्ग जंप होती है, लॉन्ग जंप कंपटीशन, लॉन्ग जंप सुना होगा, देखा होगा। अब लॉन्ग जंप करने के लिए दौड़ने की क्या जरूरत है? ऐसे खड़े खड़े लॉन्ग जंप ले दौड़ते हैं। क्यों दौड़ते हैं? क्योंकि अगर बॉडी मोशन में है तो जब तक वो मोशन में ट्रैक पर है, जब वो उछल जाता है, जमीन ट्रैक को छोड़ देता है, हवा में आ जाता है, तब भी वो बॉडी मोशन में चुकी थी तो मोशन में रहने का प्रयास करती है। इसलिए ज्यादा दूर तक लॉन्ग जंप में ज्यादा दूरी तक जाकर के वो आदमी गिरता है। जितने फास्ट दौड़ेगा, भाई लॉन्ग जंप लेने के लिए, रन ज्यादा लेने के लिए तो जब कूदना चाहिए तो 45 डिग्री पर ही कूदना चाहिए, लेकिन 45 डिग्री के अलावा यह भी जरूरी है कि उसमें वेलोसिटी भी होनी चाहिए, हाई वेलोसिटी होनी चाहिए, ज्यादा वेलोसिटी से वो कूदे, और वेलोसिटी तब उसको मिलेगी जब वो ज्यादा दूर से स्पीड से दौड़ता हुआ आएगा। इसका मतलब उसमें मोशन है, जब वो ट्रैक को छोड़ देगा तो मोशन में ही बॉडी रहेगी। ये इसे कहा जाता है इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर आपने देखा होगा कुछ लोग, जब ट्रेन चल रही होती है, अब मान लो ट्रेन रुकने वाली है, ट्रेन रुकने वाली है, तो रुकने रेस्ट में आने से पहले ही लोग उतरने लगते हैं, प्लेटफॉर्म पर उतरने लगते हैं, चलती हुई बस से लोग उतरने लगते हैं, और कभी कभी गिरते भी तेज है, देखा होगा उतरते समय। उसका रीजन क्या है? जैसे ट्रेन चल रही है, स्लो हुई, लेकिन तब भी तो 20-30 की स्पीड है, 20 किलोमीटर पर आवर साइकिल जैसे स्पीड तब भी उसमें है 30 किलोमीटर पर आवर, और आप उसी पर है तो आपकी भी स्पीड उतनी ही है। कूदने से पहले आप चूंकि ट्रेन पर है तो आपकी स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। और जैसे आपने कूदा, पैर नीचे जमीन पर रखा, जमीन किस पे है? अर्थ, रेस्ट में। आपकी बॉडी कैसी है? जिस समय आप पैर जमीन पर रख रहे हो, आपकी बॉडी में एक मोशन, एक वेलोसिटी कितनी? 30 किलोमीटर पर आवर।
और जैसे ही आपने पैर नीचे रखा तो पैर तो आ गया रेस्ट में, लेकिन बॉडी में मोशन है 30 किलोमीटर पर आवर का। तो पैर तो रेस्ट में हो गया लेकिन बॉडी मोशन में है। तो जिस डायरेक्शन में ट्रेन चलती है उसी डायरेक्शन में लोग गिर जाते हैं। अगर एक रेस्ट में आ गए तो या थोड़ी सी सेफ्टी करनी चाहिए। जिस डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है, जब पहला पैर कदम जमीन पर गिरे तो उसी चलती हुई ट्रेन के डायरेक्शन में थोड़ा सा दूर तक दौड़ना चाहिए, मतलब रेस्ट में धीरे धीरे आना चाहिए। एकाएक अगर आपने पैर को जमीन पर रख दिया तो बाकी पैर तो रेस्ट में आ जाएगा, बॉडी मोशन में होगी, आप गिर जाएंगे उसी तरफ। इसका मतलब इसे कहा जाता है इनर्शिया ऑफ मोशन। ये सब आपके इनर्शिया ऑफ मोशन के एग्जाम्पल है। फिर आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? जैसे मान लो हम किसी बस में बैठ के सब लोग चल रहे हैं और बस के ड्राइवर ने एकाएक हैंडल को राइट में टर्न ले लिया, राइट में, तो जितने पैसेंजर हैं सब लेफ्ट में झुक जाते हैं। चलती ही बस को अगर लेफ्ट में टर्न एकाएक ले लिया तो सभी पैसेंजर राइट की तरफ लड़ जाते हैं। दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया किसी बॉडी की वह प्रॉपर्टी है जो उसमें होने वाली स्टेट चेंज का अपोज करती है। इनर्शिया 3 तरह का होता है: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इतना क्लियर है? इतना आपको क्लियर है? बोलो। जैसे एक चीज और है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में, जिससे मान लो कोई पहिया साइकिल चला रहे हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो, पहिया नाच रही, तो जो उस पर धूल, डस्ट पार्टिकल, कचरा, पानी जो भी लगता है वो सब किधर फेंकता है? पीछे नहीं फेंकता है। ऐसे पहिया अगर ऐसे घूमे टेंजेंशियल फेंकता है। ऐसे मान लो ये पहिया है कोई, ऐसे घूम रही है, ऐसे चल रही है, तो जो मड यहां से उठाएगा यह टेंजेंशियल फेंकता है, टेंजेंशियल फेंकेगा, ऐसे ऐसे पीछे की तरफ फेंकता है, टेंजेंशियल। इसका मतलब पहिए की रोटेशन का डायरेक्शन ऐसा है, ऐसा करना चाहता है। और जैसे यहां से ये छूटेगा तो वास्तव में डायरेक्शन उसका तो ऐसे जाना चाहिए ना, मड ऐसे जाना चाहिए, लेकिन नहीं, उसके डायरेक्शन चलने का क्या था? पहिए के साथ, पहिए में चिपका था। इसका मतलब पहिए के साथ चलने का प्रयास करता है तो टेंजेंशियली वो निकलता है। इसे भी कहा जाता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आपने शादी विवाह में देखा होगा जो ये लाइटिंग का जो चरखी चलाते हैं, चरखी लगा देते हैं, उस पर जैसे फायर करेगा, जब वो चलना स्टार्ट करता है तो जितने भी फ्लेम, चिंगारी वगैरह छोड़ता है वो सब बाहर की तरफ नहीं जाता, बल्कि ऐसे नाचते हुए नजर आता है, ऐसे टेंजेंशियली छोड़ता है। दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो आपने पढ़ा इसमें भी फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स, कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट, सबके एग्जांपल, इनर्शिया क्या है, कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है, तीनों की आपने डिस्कस किया, एग्जांपल सबके देखे, कौन इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, कौन इनर्शिया ऑफ मोशन, कौन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब देखते हैं, थोड़ा सा पहले जान लेते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ने के लिए इस सब चीजों की जरूरत है। लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या है? मोमेंटम जैसे मान लो m मास की कोई बॉडी है, m मास की बॉडी है और ये v वेलोसिटी से चल रही है, v वेलोसिटी से किसी ट्रैक पर मूव कर रही है, तो मोमेंटम इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम को P से लिखते हैं,
m चूंकि स्केलर क्वांटिटी है और v वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए जब पढ़ाया है आपने वेक्टर में हमने आपको वेक्टर में पढ़ाया है कि जब मास को वेलोसिटी से या किसी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी ही मिलती है। इसका मतलब अगर वेलोसिटी ये वेक्टर है तो मोमेंटम भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें डायरेक्शन होता है, जो डायरेक्शन वेलोसिटी का होता है वही डायरेक्शन मोमेंटम का होता है, जो डायरेक्शन वेलोसिटी का होगा वही डायरेक्शन मोमेंटम का होता है। इसका मतलब momentum of a body is defined as the product of their mass and velocity। मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसी को कहा जाता है मोमेंटम। यानी अगर मोमेंटम को हम लिखें तो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड linear momentum of the body। It is a vector quantity, its direction is along the direction of velocity। अगर हम इसके यूनिट की बात करें, यूनिट तो इसकी यूनिट होती है, देखो यहां से किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मास किलोग्राम, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, इसकी यूनिट हो जाती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन भी हमने आपको बताया था वहां पर निकालना, डायमेंशन निकाल सकते हैं केजी एम, लेंथ एल और ये टी, तो ये हो जाता है एम एल टी पावर माइनस 1, एम एल टी पावर माइनस 1, ये होता है डायमेंशन। वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन होता है along the direction of velocity। अगर ये जनरल एक आइडिया है मोमेंटम के बारे में, मास टू वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड linear momentum of the body। It is a vector quantity, its direction is along the direction of velocity, its unit is kg meter per second, dimensions are ml to power minus 1, right? इतना आपको मालूम है। अच्छा, मान लो थोड़ा सा और इसको एलिब्रेट करते हैं। जैसे मान लो दो बॉडी है, एक है एक है, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, और दोनों सेम वेलोसिटी से चल रही है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो जाहिर है मोमेंटम किसका ज्यादा होगा, जो बॉडी है थी। यहां मान लो कि m2 इज ग्रेटर देन m1, ये मास ज्यादा है m2, m1 कम है। पहले का मोमेंटम कितना, m1 भी, मोमेंटम इक्वल्स मास टू वेलोसिटी, मास m1 वेलोसिटी भी। दूसरे का मोमेंटम m2 भी, दोनों वेलोसिटी सेम है। तो अगर हम p1 बाई p2 निकालें तो आएगा m1 बाई m2, डिवाइड कर दो दोनों को तो v भी कट जाएगा। और अभी आपने देखा कि m2 इज ग्रेटर देन m1, m2 m1 से ज्यादा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या, ये जो पूरी संख्या है m1 बाई m2 लेस देन 1, एक से छोटी है, m1 बाई m2 इज लेस देन 1। अगर नीचे बड़ी संख्या है ऊपर छोटी संख्या है, संख्या एक से छोटी होगी, इसका मतलब p1 बाई p2 इज लेस देन 1 मींस p2 इज ग्रेटर देन 1, p2 इज ग्रेटर देन p1। अरे इसका मतलब ये है, उलट दो, p2 बाई p1 इज ग्रेटर देन 1, p1 बाई p2 इज लेस देन 1, इसका मतलब p2 बाई p1 इज ग्रेटर देन 1, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, p2 इज ग्रेटर देन p1। क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी, अगर दो बॉडी सेम वेलोसिटी से चल रही है तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी मोमेंटम ज्यादा होगा। दो बॉडी अगर सेम वेलोसिटी से चल रही है तो हैवी बॉडी का मोमेंटम लाइट बॉडी के मोमेंटम से ज्यादा होगा। If two bodies are moving with same speed, same velocity, then momentum of heavy body is greater than momentum of light bodies। Okay? अच्छा, अब इसके बाद अब स्टार्ट होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो आपको पता है
न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन 18 है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ क्या है? वास्तव में इसे कहा जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए, उसे कहा जाता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। इसे कहा जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और यही आपने पढ़ा है लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का भी यही डिफिनेशन है, चाहे इनर्शिया ऑफ रेस्ट चाहे मोशन। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में आने का अपोज करती है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो रेस्ट में आने का अपोज करती है। दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। मतलब हमेशा कोई बॉडी जिस भी कंडीशन में है, जिस भी स्टेट में है, उसी को बनाए रखने का प्रयास करती है। दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आपको पता है, ज्यादा इसमें आपको नहीं पढ़ना है। दूसरा जो है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये क्या है? वास्तविक कंफ्यूजन में बहुत सारे बच्चे ये बोल देते हैं कि F इक्वल्स ma, दैट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ। ये न्यूटन सेकंड लॉ से यह एक रिजल्ट निकाला गया है, एक कंक्लूजन निकाला गया है, ये लॉ नहीं है। न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल्स ma न्यूटन सेकंड लॉ नहीं है। न्यूटन सेकंड लॉ से ये निकाला गया है, एक रिजल्ट आया है, कंक्लूजन निकाला गया न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई करते हुए। तो कि अगर न्यूटन सेकंड लॉ ही है तो उसके आधार पे, उसके बेस पे हम लिख सकते हैं फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन। ये लॉ नहीं है। लॉ क्या है? जैसे मान लो एक बॉडी मास की है और बीम इलास्टिक चल रही है, तो इसका जो लीनियर मोमेंटम होगा P इक्वल्स mv मास इनटू वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज डेल्टा P बाय डेल्टा T इक्वल्स m इंटू डेल्टा V बाय डेल्टा T। यहां मास चेंज नहीं होगा, मास चेंज नहीं होगा बॉडी का, थोड़ी बहुत इलास्टिक आ जाए, मास चेंज नहीं होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मींस डेल्टा P बाय डेल्टा T, टाइम के रिस्पेक्ट में मोमेंटम में चेंज को बोला जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स m इनटू डेल्टा V बाय T। वेलोसिटी चेंज होगी, मोमेंटम चेंज हो जाएगा, क्योंकि बॉडी के चलने से उसका मास चेंज नहीं होगा। वास्तव में मास ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन द स्पीड, बट इतनी थोड़ी सी स्पीड, जब तक वो लाइट स्पीड के कंपैरिजन में ना आए तब तक मास कभी भी वेलोसिटी या स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन जब उसकी स्पीड लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में आ जाए, उसके नियर अबाउट आ जाए, तब उस समय बॉडी जब चलती है तो उसका मास भी चेंज हो जाता है, जिसे कहा जाता है डायनेमिक मास। आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी है, इसको आप पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे 12th में। डेल्टा P बाई डेल्टा T इक्वल्स m इंटू डेल्टा V बाई डेल्टा T। यह इसको लिखा जा सकता है डेल्टा P बाई डेल्टा T इक्वल्स m इंटू दैट इज एक्सेलरेशन, डेल्टा V बाई डेल्टा T
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और लिख सकते हो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी इक्वल्स m into a, that is f m into a, mass into m into a, mass into acceleration। और इसी को कहा जाता है क्या? फोर्स। इसे क्या बोलेंगे? फोर्स। तो ये मास इंटू एक्सेलरेशन, इसी को फोर्स कहते हैं। यानी वास्तव में लॉ है क्या? लॉ क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू दी applied force on the body, applied force on the body। second line, rate of change of momentum equals applied force on the body। और फोर्स आपको पता है F इक्वल्स होता है m a, ऐसे लिख सकते हैं। applied force on the body is equal rate of change of momentum, ऐसे। P होता है md बाय डेल्टा टी, m कांस्टेंट, डेल्टा v बाय डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एक्सेलरेशन F इक्वल्स ma। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है और इसी से प्रूव कराया जाता है, इसी से कंक्लूजन निकाला जाता है F इक्वल्स ma। F इक्वल्स ma ये एक रिजल्ट है, अप्लाई करते हैं जब न्यूटन सेकंड लॉ तो वहां से रिजल्ट आता है कि F इक्वल्स ma। बट रूल क्या है, लॉ क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, न्यूटन सेकंड लॉ मोशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू दी अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी, अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी। और ये फोर्स होता है m इंटू a, अप्लाइड फोर्स F इक्वल्स m इंटू a। अब फोर्स के बारे में आपको ज्यादा बताना नहीं है, ये इसकी यूनिट आपकी होती है न्यूटन। न्यूटन ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन हमेशा एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होता है, डायरेक्शन एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होता है। डायमेंशन भी लिख सकते हो ml⁻², ये इसका डायमेंशन होता है। एक जनरल आइडिया आपके में है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फिर आता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसका एप्लीकेशन ज्यादा पूरे चैप्टर में इसी का एप्लीकेशन पढ़ना है। न्यूटन सेकंड लॉ का एप्लीकेशन ये पूरा चैप्टर है, ये एनएलएम बेसिकली। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है ये तो आपको सब लोगों को पता होगा। एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का उतने ही मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन लगता है, इसे कहा जाता है न्यूटन थर्ड लॉ। एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कहने का मतलब अगर हम, ये कोई बॉडी है, अगर इस पर हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये बॉडी हमारे ऊपर भी 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाती है अपोजिट डायरेक्शन में। अगर हम किसी बॉडी को 10 न्यूटन के फोर्स से पुश कर रहे हैं तो बॉडी हमको हमारे ऊपर भी अपोजिट डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स ही लगा रही है, राइट? जितना फोर्स हम उस पर लगाते हैं उतना फोर्स वो बॉडी हमारे ऊपर लगाती है, उसी को कहा जाता है न्यूटन थर्ड लॉ। लेकिन क्या ये हर जगह सही है? हर जगह सही है? जैसे मान लो एक व्यक्ति आपको खींच करके एक चाटा कस दे, तो क्या आप रिएक्ट करोगे कि नहीं? रिएक्ट करोगे, क्यों? आपने मारा हमको। लेकिन न्यूटन थर्ड लॉ से आपको समझा दे कि जितने फोर्स से हमने आपको मारा है
उतने फोर्स आपने हमारे ऊपर भी मारा है, लगाया है, तो हिसाब किताब बराबर, झगड़ा करने की क्या बात इसमें? अगर न्यूटन थर्ड लॉ सही है तो जितना फोर्स आपके ऊपर लगाया उतना फोर्स आपने भी उस पर लगा दिया, जितने फोर्स आपको मारा उतना फोर्स आपने भी उसको अप्लाई कर दिया, तो हिसाब किताब बराबर, तो झगड़ा क्यों? क्यों ऐसा होता? कंफ्यूज मत होइए, न्यूटन थर्ड लॉ सही है, सही है कि जितने फोर्स से हमने आपको मारा उतना ही फोर्स आपने हमारे ऊपर लगाया, सही लॉ सही है, फोर्स दोनों का सेम है, लेकिन उसी फोर्स का एहसास हाथ में कम हुआ, और चूंकि चाटा चेहरे पे मारा है तो चेहरे पर उसका फोर्स का उतने ही फोर्स का असर ज्यादा होगा। चोट लगना इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि फोर्स कितना लगाया जा रहा है, इस बात पर ज्यादा डिपेंड करता है कि फोर्स कहां लगाया जा रहा है। अब किसी कठोर, थोड़ा हार्ड है हाथ और चेहरा कोमल है, जिससे मारोगे तो फोर्स तो इतना चेहरे पर उतना हाथ में, हाथ को फोर्स एहसास नहीं होगा, चेहरा लाल हो जाएगा। किसी को मुक्का से लेकर के आंख पर मारो, कह दो भैया हिसाब किताब बराबर, जितने फोर्स से हमने आपको मारा उतने फोर्स आपने हमको मारा, और तो बात सही है, लेकिन वही फोर्स हाथ को एहसास नहीं होगा और उतने फोर्स से आंख फूट जाएगी, क्योंकि दोनों मटेरियल अलग अलग है। किसी का हाथ से हाथ पे मारो, सर से सर पे मारो, मटेरियल सेम हो, चोट सेम आएगी, क्योंकि फोर्स सेम है। आप किसी डंडे से किसी सर पे मारोगे और कहोगे हिसाब किताब बराबर, जितना हमारे डंडे को लगा उतने आपके सर को लगा, डंडे पे तो कुछ नहीं होगा, सर फूट जाएगा। बात समझे? न्यूटन थर्ड लॉ सही है, जितना फोर्स हम लगाते हैं किसी बॉडी पर उतना फोर्स ही हमको अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है। लेकिन अब चोट लगनी तो अलग बात है, वो जगह जगह पे डिपेंड करता है कि वो फोर्स आप कहां पे लगा रहे हो। इतने फोर्स से आप ऐसे मारो कोई फर्क नहीं है, एडनेस होती उतना फोर्स लग जाए तो कोमा में चले जाएंगे आप, राइट? ये आपका है न्यूटन थर्ड लॉ। तो आपने पढ़ा न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, जैसे मुझे याद है, ये सब आपको याद होना चाहिए। हम अब डिटेल में जो आगे टॉपिक है मेन पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ का क्या एप्लीकेशन है, उसी पे पूरा एक चैप्टर टोटल बनाया गया है। लिफ्ट का केस है, स्ट्रिंग का केस है, पुल्ली का केस है, जितने भी फोर्स वाले आएंगे सब उसी पर हम बेस पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट अगले लेक्चर